नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खैर, आज हम पत्राचार की एक ऐसी विधा पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक संदेश पहुंचाने का पूरा तरीका ही पलट कर रख दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईमेल लेखन की। ये आधुनिक संचार का एक बहुत ही शक्तिशाली और तेज माध्यम है। देखिए, अगर संचार की इस बेहतरीन कला में माहिर होना है और परीक्षाओं में 100% अंक लाने हैं तो ये चर्चा बहुत काम आने वाली है। और हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इस पूरे सत्र में हम ये पक्का करेंगे कि हमारी राजभाषा हिंदी के शुद्ध शब्दों का ही प्रयोग हो, क्योंकि सच मानिए, परीक्षा में यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। तो चलिए, बिना किसी विलंब के सीधे विषय पर आते हैं। आज की चर्चा की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले परिचय, फिर इसके मुख्य अंग, विशेषताएं और प्रकार। इसके बाद हम कुछ बहुत ही जरूरी परीक्षा सूत्रों पर बात करेंगे और अंत में व्यवहारिक उदाहरण देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, ईमेल एक संक्षिप्त परिचय। क्या कभी इस बात पर विचार किया गया है कि कैसे एक लंबा चौड़ा संदेश, कोई जरूरी दस्तावेज या कोई चित्र बस पलक झपकते ही 7 समंदर पार बैठे किसी व्यक्ति तक पहुंच जाता है? कमाल है ना? तो असल में यह है क्या? देखिए, सरल शब्दों में कहें तो ये अंतर्जाल पर आधारित एक आधुनिक और बहुत ही तेज संचार प्रणाली है। इसके जरिए दुनिया भर में कुछ ही क्षणों में संदेश भेजे जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात, ये समय तो बचाता ही है, साथ ही कागज की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। एकदम पर्यावरण के अनुकूल। बस याद रहे, परीक्षा में किसी भी अन्य भाषा के शब्द का मोह त्याग कर इसे बिल्कुल इसी शुद्ध रूप में लिखना है। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, इसके प्रमुख भाग। किसी भी संचार विधा को असरदार बनाने के लिए उसकी बनावट को समझना सबसे जरूरी है ना? यही तो नींव है। इसकी पूरी संरचना के 7 मुख्य भाग होते हैं। और ध्यान रहे, यहां विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। पहला है प्रेषक, यानी संदेश भेजने वाले का पता। दूसरा है प्राप्तकर्ता, या जिसे हम प्रेषिती भी कहते हैं, अर्थात जिसे संदेश भेजा जा रहा है। तीसरा और सच में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है विषय। यही तो बताता है कि पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसके बाद आता है संबोधन, जैसे आदरणीय या प्रिय। फिर बारी आती है मुख्य संदेश की, जो पूरी बात का मूल रूप है। इसके बाद पूरे शिष्टाचार के साथ समापन और अंत में हस्ताक्षर या नाम। अगर इन 7 अंगों को एकदम सही क्रम में पिरो दिया जाए तो यकीन मानिए उत्तर एकदम सटीक होगा। अब आते हैं तीसरे भाग पर, इसके लेखन की विशेषताएं। संरचना तो समझ लें, लेकिन इसके भीतर की लिखावट का स्वभाव कैसा हो। देखिए, भाषा और स्वर ही ये तय करते हैं कि पढ़ने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके कुछ बहुत ही स्पष्ट नियम हैं। सबसे पहले, भाषा हमेशा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को बात तुरंत समझ आ जाए। उलझाना नहीं है। विषय एकदम संक्षिप्त और प्रभावी होना चाहिए। सामग्री को लेकर एक बहुत ही कड़ा नियम है, अनावश्यक बातों से बचाओ। घुमा फिराकर बात करने की यहां कोई गुंजाइश नहीं है। सीधे मुद्दे की बात। और अंत में, शैली हमेशा शिष्ट और औपचारिक होनी चाहिए। शब्दों का चुनाव ऐसा हो जो सम्मानजनक लगे। चलिए, अब रुख करते हैं चौथे भाग का, संदेश के प्रकार। आखिर संदेश भेजा किसे जा रहा है, बस यही बात लेखन का प्रकार तय कर देती है। इन्हें मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक संदेश वे होते हैं जो किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य, किसी कार्यालय के अधिकारी या किसी आवेदन के लिए लिखे जाते हैं। यहां नियमों में बंद कर रहना बहुत जरूरी है। दूसरी ओर हैं अनौपचारिक संदेश, जो हम अपने मित्रों या रिश्तेदारों को लिखते हैं। जाहिर सी बात है, एक प्रधानाचार्य को लिखा गया पत्र और एक मित्र को लिखे गए पत्र की भाषा में जमीन आसमान का अंतर होता है, और ये अंतर इन दोनों प्रकारों में बिल्कुल साफ साफ दिखना चाहिए। अब प्रस्तुत है भाग 5, परीक्षा हेतु आवश्यक सुझाव। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए यह हिस्सा सच में संजीवनी बूटी है। पूरे अंक दिलाने वाले कुछ स्वर्णिम सूत्र हैं यहाँ। सबसे पहला, परीक्षा में इसे सदैव एक सीमा रेखा यानी एक आयताकार घेरे के अंदर ही लिखा जाना चाहिए। और ध्यान दीजिए, यह सिर्फ एक सुझाव नहीं है, बल्कि पत्थर की लकीर वाला नियम है। जब परीक्षक उत्तर पुस्तिका जांचते हैं तो यह सीमा रेखा उत्तर को एक बहुत ही सुव्यवस्थित और औपचारिक रूप देती है। और ये दूसरा सूत्र तो पहले से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। परीक्षा के दौरान निजता के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इसलिए प्रेषक और प्रेषिती की जगह अपनी असली पहचान या पते का जिक्र भूलकर भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। इसके स्थान पर हमेशा काल्पनिक पतों का ही प्रयोग करना है। जैसे अ, ब, स या क, ख, ग का प्रयोग करके कोई भी काल्पनिक पता बना ले। ये परीक्षा की मर्यादा को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है।
और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम भाग पर, भाग 6, महत्वपूर्ण व्यवहारिक उदाहरण। सारे सिद्धांत समझ लिए, अब जरा देखते हैं कि परीक्षा में प्रश्नों को वास्तव में हल कैसे करना है। मान लीजिए विद्यालय के वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि को आमंत्रण पत्र लिखना है। पहले चरण में सबसे ऊपर प्रेषक और प्राप्तकर्ता के काल्पनिक पते आएंगे। दूसरे चरण में विषय लिखा जाएगा, विद्यालय के वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण, बात एकदम स्पष्ट। तीसरे चरण में महोदय से संबोधन करके पूरे आदर के साथ कार्यक्रम की तिथि, समय और स्थान का विवरण दिया जाएगा। ये भी बताया जाएगा कि उनकी उपस्थिति विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन कैसे करेगी। और अंत में चौथे चरण में सधन्यवाद और भवदीय लिखकर पद जैसे प्रधानाचार्य और नाम लिखा जाएगा। देखा, ऊपर से नीचे तक एकदम तार्किक प्रवाह है। अब जरा एक शिकायत पत्र का प्रारूप भी देख लेते हैं। मान लीजिए नगर निगम अधिकारी को गंदगी और मच्छरों की समस्या के बारे में लिखना है। यहां भी पहला चरण समान रहेगा, वही काल्पनिक पते। दूसरे चरण में विषय होगा क्षेत्र में फैली गंदगी एवं मच्छरों की समस्या के संबंध में। अब तीसरे चरण पर खास ध्यान दे, जो हमारा मुख्य संदेश है। इसमें सिर्फ समस्या का रोना नहीं रोना है, बल्कि उसके प्रभाव को भी स्पष्ट करना है। यह बताना होगा कि नालियों की सफाई न होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे डेंगू और मलेरिया का खतरा पैदा हो गया है। और चौथे चरण में गोलमोल बातें नहीं, सीधे समाधान का निवेदन होना चाहिए कि जल्द से जल्द सफाई व्यवस्था करवाई जाए और दवाइयों का छिड़काव कराया जाए, एकदम स्पष्ट और असरदार। अब बिना अभ्यास के तो बात बनेगी नहीं। ये कुछ मुख्य विषय हैं जिन पर अभ्यास जरूर किया जाना चाहिए। पहला, प्रधानाचार्य को पुस्तकालय में नई पुस्तकों की व्यवस्था के लिए। दूसरा, बिजली विभाग को बार बार बिजली कटौती की शिकायत करते हुए। तीसरा, किसी कंपनी के ग्राहक सेवा विभाग को खराब दूरभाष यंत्र बदलने के लिए। और चौथा, थोड़ा अनौपचारिक पत्र का अभ्यास करने के लिए अपने संबंधियों को ग्रीष्मावकाश की सूचना देते हुए। एक बात गांठ बांध लीजिए, इन सभी विषयों पर बिना किसी अन्य भाषा के शब्द के पूरी तरह से शुद्ध हिंदी में अभ्यास करना है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न सामने आता है, क्या आधुनिक युग में पत्राचार का ये सच में सबसे सशक्त माध्यम बन चुका है? आज हमने देखा कि कैसे ये माध्यम त्वरित है, पर्यावरण के अनुकूल है और अत्यंत प्रभावी है। इसकी संरचना, इसके नियम और व्यावहारिक प्रयोग को हमने बहुत ही गहराई से समझा। इस कौशल को एक बार आत्मसात कर लिया तो परीक्षाओं में तो शानदार प्रदर्शन होगा ही, साथ ही व्यावहारिक जीवन में भी संचार अत्यंत प्रभावशाली बन जाएगा। तो बस अभ्यास करते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।